हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एंड जिसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ भी रहे हो। एंड वो जो डाउट है वो बेसिकली है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी इशू डेट क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मतलब अभी तो ये बहुत मतलब छोटी सी चीज लगती है, लेकिन बाद में क्या होता है इसकी वजह से आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। तो अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कोई और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, तो आपको फिर जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एंड मान लो अगर आपके मार्क्स कम हैं और वो जनरल कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है उसको अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से तुरंत बाहर कर दिए जाते हो, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट एकदम आपका अप टू डेट होना चाहिए। अब उसकी डेट्स क्या रहती हैं, कब आपको सर्टिफिकेट बनाना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो कब आपको उसको रिन्यू करवाना चाहिए, तो उसके बारे में कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहली चीज मैं बता दूं जनरल कैटेगरी के बारे में। जनरल कैटेगरी जो होती है, ठीक है, या अनरिजर्व जिसको बोलते हैं यूआर, तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना होता। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप फॉर्म में सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको कोई भी ना तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और ना ही आपको काउंसलिंग के टाइम पे उसका कोई सर्टिफिकेट दिखाना होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई जनरल कैटेगरी की। अब उसके बाद हम बात करते हैं एससी या फिर एसटी कैटेगरी की, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ नीचे चलते हैं थोड़ा सा, उस वाले पेज पर मैं आपको पहले ले चलता हूँ जहाँ पे कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो ये है आपका एससी और एसटी की केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है मैं आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनको उस पॉइंट्स पर बस आप ध्यान दो। तो देखो, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आपकी जो है मतलब कैटेगरी आती है, तो उस केस में यहाँ पर सर्टिफिकेट का देखो रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाले फॉर्मेट पे आपका बना हो या सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे बना हो, दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, दोनों ही सर्टिफिकेट चल जाते हैं। बस कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि आप अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर मान लो आपकी किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में, जैसे बंगाली में है, उड़िया में है, तेलुगु में है, तमिल में है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उसका एक ट्रांसलेशन करवा के और उस पर जो भी आपके अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर और स्टैंप आपको लगवाना पड़ता है, ठीक है। मान लो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपका जो सर्टिफिकेट है वो बंगाली लैंग्वेज में बना हुआ है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, क्योंकि हम अपने रीजन में जहां पर रहते हैं वहीं से बनवा लेते हैं, तो कई बार वो रीजनल लैंग्वेज में हमको दे देते हैं। तो अगर सपोज आपके साथ ऐसा केस है, ठीक है, या मान लो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट मराठी में है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसकी जो कॉपी है उसका क्या करोगे, आप ट्रांसलेशन करवा लोगे। मतलब ये सारे जो भी काम होते हैं वो आप डीएम ऑफिस जाके इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो, या फिर जो आपका नियर बाय तहसील होता है, ठीक है, वहां जाके आप पता कर सकते हो। तो तहसील चले जाओ या फिर जो आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है या डीएम ऑफिस होता है, वहां पर आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लाइक अगर आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर किसी अदर लैंग्वेज में सर्टिफिकेट बना है, एससी या फिर एसटी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट ले जाना है और उनको बोलना है कि मेरे को इसको हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हो इसको इसमें ट्रांसलेट करवाना है। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, एंड वो वाले सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपकी जो भी अथॉरिटी है, मान लो जैसे आपने डीएम से अपना बनवाया था या तहसीलदार से अपना सर्टिफिकेट बनवाया था, तो उनके सिग्नेचर या जो भी सब स्टैम्प वगैरह है वो उस ऑफिस की होनी चाहिए। बस इतना काम आपको करना होता है जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। और आपका स्टेट लेवल का बना हो सर्टिफिकेट या सेंट्रल लेवल का बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया, एससी कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया और एसटी कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया। और एससी और एसटी के लिए डेट का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे,
यानी कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपका इशू डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट का कुछ भी हो, चाहे 1 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो, सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है, 100% वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें डेट का भी कुछ ऐसा इशू नहीं है कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए या 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इशू नहीं होता है एससी और एसटी कैटेगरी के केस में। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, इशू डेट का कोई पंगा नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा रहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज क्योंकि सब समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आप मान लो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो एंड बंगाली में आपका सर्टिफिकेट बना है और आपको मान लो एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, तो अब एम्स दिल्ली वाले कैसे उस चीज़ को पढ़ पाएंगे या कैसे उस चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे, तो उसके लिए उसको हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना जरूरी है, बस इतनी चीज़ आपको करनी है। तो जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब एक और कैटेगरी है यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी, ये पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पर आएंगे। तो पीडब्ल्यूबीडी बेसिकली क्या होता है, या पीडब्ल्यूडी आप जिसे बोलते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो आपकी पीडब्ल्यूबीडी की सीट्स रहती हैं वो रिजर्व अलग से रखी जाती हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जिनका क्राइटेरिया। तो फॉर दिस purpose, the specified disability contained in the schedule to the rights of person with disabilities act 2016 is annexed in appendix 6. The candidate must possess a valid document certifying his or her physical disability. ठीक है, और ये लिखा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड बाय अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज मेडिकल बोर्ड ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो आप अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एकदम प्रॉपर ऑथराइज मेडिकल बोर्ड से बना होना चाहिए, किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। बस इतनी कंडीशन यहाँ पर होती है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी का जो फायदा है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे और उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो पहले ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली होते कैंडिडेट्स वही हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से इनको सेपरेट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके घर की जो इनकम है, एनुअल इनकम जो 1 साल की इनकम है, अगर वो 8 लाख रुपए से कम है और उनके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम अगर होती है तो वो इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है और साथ साथ हमारी जो मतलब घर की प्रॉपर्टी है वो मान लो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो आप ये वाला सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लो, इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि मान लो आपके सपोज 65 मार्क्स हैं, ठीक है, और 65 मार्क्स से अगर आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो और जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी से आपको सीट ना मिले लेकिन ईडब्ल्यू से मिल जाएगी। तो इसका बहुत अच्छा खासा फायदा होता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये है कि जो भी कैटेगरी का आप फायदा ले सकते हो उसका फायदा आप जरूर लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये दिया इसीलिए है ताकि लोग इसका फायदा उठा पाएं। तो अगर आपको नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस क्या है, इसके बारे में सर्च करो, अपने नियर बाय डीएम ऑफिस या तहसील जाओ, उनसे कंसल्ट करो कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनता है अगर हमें बनवाना है। तो मैंने आपको बेसिक कंडीशन बता दी है कि अगर आपके घर की एनुअल इनकम जो है, मतलब आपके मदर फादर दोनों अगर जॉब में या सिर्फ फादर अगर जॉब में है, उनकी टोटल सैलरी पूरे 1 साल की 8 लाख रुपए से कम होती है और उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके घर वालों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम रहती है, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल रहते हो। बाकी इसके बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बिकॉज मैं खुद जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो मैंने ये कभी नहीं बनवाया क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स अगर प्राइवेट जॉब में है तो अगर उनकी मानो सैलरी 8 लाख रुपए से कम है तो आप इसके लिए अपनी तहसील वगैरह में नियर बाई ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो अब जिनको पहले से पता है कि भाई हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं और हमने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले भी बनवाया हुआ है, तो अगर आपको एम्स का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है और एम्स में अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ पे करेक्ट जो आपका ईडब्ल्यूएस होगा वो कौन सा वाला चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी इशू डेट क्या रहनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये आपका एम्स के फॉर्म में और बाकी जितने भी फॉर्म आप भरना चाहोगे इस साल में उन सब में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप नीट का भरो या किसी और चीज़ का भरो, सब जगह ये वाला जो है ईडब्ल्यूएस
EWS और OBC चल जाएगा, ठीक है। और SC ST का जो बताया वो सब जगह वैलिड रहता है। SC ST के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी इस वीडियो में बोली, जो यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो होता है, वही आपके बाकी सारे अदर एग्जाम्स में भी होता है, जैसे कि नीट हो गया या बाकी सारी चीज़ों में, वो सब में, ठीक है। तो EWS के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, जैसे आप देख सकते हो BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्स फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है। पोस्ट बेसिक की अभी हम बात नहीं कर रहे, वो अलग वीडियो में करूंगा मैं। तो BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जैसे डेट ऑफ एग्जाम अभी 2023 के केस में 3 जून रखी गई थी, लेकिन बाद में वो फिर पोस्टपोन हो गई थी, 12 जून तक हो गई थी एग्जाम की डेट। लेकिन सपोज ये 3 जून की एग्जाम की डेट है, तो EWS की इशू डेट इन्होंने लिखी है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 तक होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर बात ये समझनी है, पुराने अगर प्रॉस्पेक्टस उठा के देखोगे, देखो मैंने तो ये सारी चीज़ें पहले से देख रखी हैं, तो मेरे को तो 100% ये चीज़ें पता हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एम्स में EWS कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में जो आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल और उस साल की जो डेट, मतलब उस साल की जो 1 अप्रैल की डेट है, उस तारीख से लेके आपकी एग्जाम डेट जब है तब तक, उस बीच तक आपका बना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 की अगर हम अभी बात कर रहे हैं, तो 2024 में अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर तब तक बना होना चाहिए, मतलब उस डेट तक जिस डेट को आपका एग्जाम है। मान लो सपोज एग्जाम आपको पता है कि भाई जून में ही होगा, ठीक है, एग्जाम जो है वो आपका कब होता है, जून में ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम आपका जून में होता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अप्रैल और मई, इन दोनों मंथ में जो है आपने अपना सर्टिफिकेट बना लेना है। यानी कि 1 अप्रैल से लेके मई की जो लास्ट डेट होगी उस तारीख तक जो है आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लें। इन 2 मंथ में अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपका वो वाला सर्टिफिकेट 100% वैलिड होगा, ठीक है। अब आई होप कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो जो भी EWS के कैंडिडेट हैं उनका 2024 के लिए जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 अप्रैल 2024 से बनेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद आप बनाओगे। और कब तक बनाओगे, मई का जो लास्ट डे होगा तब तक आप बना लेना, क्योंकि जून में तो एग्जाम होगा, फिर क्योंकि इतनी जल्दी बनता भी नहीं है, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ता तक लग जाता है, 3-4 दिन से लेके 1 हफ्ते तक लग जाता है। तो कोशिश यही करना कि अप्रैल के मंथ में आप इसे बना लो। अब आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट होगा, तो पुराने ही क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, या उसी के बेसिस पे दूसरा बन जाता है। तो ये टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मान लो अभी आप में से किसी ने मान लो गलती से बना भी लिया, दिसंबर में ही बनाया था, तो उसको दोबारा से अप्रैल में उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है, पुराना वाला नहीं चलता, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझोगे तो बाद में बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में 2024 में आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बना लेना। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि भाई फॉर्म तो हम फरवरी में भरेंगे, क्योंकि इसके जो फॉर्म है एम्स के BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के वो कब आएंगे, फरवरी 2024 में आएंगे। तो तब क्या हमें यहाँ पर फॉर्म में अपलोड नहीं करना होगा EWS का सर्टिफिकेट? तो नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है, ऑप्शनल होता है वो, ठीक है, ऑप्शनल ही होगा या फिर नहीं करना होता है, ठीक है। 100% मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा हूँ। तो ये है कि फॉर्म भरते टाइम आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS हो या और कोई अदर कैटेगरी हो वो फिल करना ज़रूरी नहीं होता है। SC ST वाले जैसे हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट पहले से रहेगा तो वो अपना अपलोड कर भी सकते हैं, उसकी एंट्री डाल सकते हैं, उसका नंबर डाल सकते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो बिना डाले ही कैटेगरी सेलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। आपको जो ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है काउंसलिंग से कुछ दिन पहले, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होता है, ठीक है। अपलोड करने के बाद क्या होता है, ये वेरीफाई होता है। वेरीफाई किस बेसिस पे होता है, यही बेसिस पे, क्या आपकी इशू डेट बिल्कुल सही है, क्या ये सर्टिफिकेट इशू डेट से ज़्यादा पुराना तो नहीं है, या अभी बात का तो नहीं है, ठीक है, अभी लेटेस्ट तो नहीं बनाया, जो हमने इशू डेट दी थी उसी के बीच का है या नहीं है, और क्या इसका फॉर्मेट सेंट्रल वाला है या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, मतलब फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर ज़रूरी होता तो फिर वो ये क्राइटेरिया देते ही नहीं। क्योंकि फरवरी में अगर फॉर्म भरवाएंगे और वो जब आपसे बोल रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, खुद ही सोचो, लॉजिकल बात है, ठीक है। तो फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप EWS से अगर आप बिलोंग करते हो, आपको ऐसा लगता है, आपने अगर मान लो पहले नहीं भी बनवाया और फिर भी आपको लगता है कि मैं EWS में आ सकता हूँ, तो आप जो है नियर बाय जाके तहसील वगैरह चले जाओ या DM ऑफिस चले जाओ, उनसे कंसल्ट करो कि भाई हमारा क्या बन सकता है, अगर बन सकता है तो ज़रूर बनवा लेना, ठीक है।
ठीक है, और बनवाना कब, अप्रैल या फिर मई के मंथ में, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल 100% जेन्युइन होती है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते रहोगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। और क्यों, मतलब पिछले साल भी मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड करी थी, लेकिन जो बच्चे नहीं देखते, ध्यान से नहीं समझते, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, फिर उनकी सीट रह जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, उनके मैसेज मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो, पहली चीज़ तो आपको इशू डेट के बारे में समझ आ गई कि अप्रैल या फिर मई के मंथ में आप बना लेना, जून तक देरी मत करना, क्योंकि जून में मान लो स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया। वैसे तो इन्होंने इस बार की जो मतलब टेंटेटिव डेट दी है वो 18 जून दी है शायद, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो 10 जून को हो गया या 4 जून को एग्जाम हो गया इस साल भी, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रैल या फिर मई के मंथ में आप इसको बनवा के अपने पास रख लेना, और कोशिश करो तो अप्रैल जैसे ही स्टार्ट हो, यानी कि 1 अप्रैल जैसे ही आए वैसे ही तुरंत आप तहसील चले जाना अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, या फिर अगर आपका पहले का बना तो उसको रिन्यू करवाने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसके फॉर्मेट की, यानी कि इसका फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, स्टेट लेवल वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में जो फॉर्मेट यहाँ पर चलता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का फॉर्मेट चलता है, एम्स, बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल में। अगर आपका स्टेट वाला बना होगा सर्टिफिकेट तो वो वैलिड नहीं होता, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात को भी अच्छे से समझ लेना। तो अब फॉर्मेट जो है हम सेंट्रल वाला बनवाए कैसे, ये पॉइंट आपके दिमाग में आता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको एम्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, इसमें जब आप नीचे की तरफ चले जाओगे, ठीक है, नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहीं पर जो है आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है ये ओबीसी का हो गया, ये एससी एसटी का हो गया। एससी एसटी को जरूरत नहीं है, उनका जिस फॉर्मेट पर बना है वही वाला चल जाएगा, ठीक है। और ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी का परफॉर्मा है, ठीक है। तो इसमें पता नहीं, आई थिंक वही वाला है, ठीक है। ओबीसी के बाद जो ये इनकम वाला दे रखा है ना, ठीक है, ये आपका था एससी एसटी का था, और इससे पहले ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्मेट, ये आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, हाँ यही वाला जो आपको दे रखा है, ये जैसे इसमें पेज नंबर 60 पे दिया है, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप जो है इसके ऊपर अपना जो है सर्टिफिकेट बना ले, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीट का जो पुराना वाला प्रोस्पेक्टस है 2023 का, नीट का प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लो, उसमें भी ये परफॉर्मा दिया होगा, वो भी सेंट्रल लेवल का दिया है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर लेना, वो आप प्रिंट आउट निकाल लेना, उसके 2-3 प्रिंट आउट निकाल लेना, और वो अपना जो प्रिंट आउट है वो लेके जाना, जहां भी जाओ आप, तहसील जाओ या डीएम ऑफिस जाओ, तो वहां से जब आप सर्टिफिकेट बनाओगे तो आप उनको बोलोगे कि सर मेरे को इस वाले फॉर्मेट पे चाहिए। अगर आप इस वाले फॉर्मेट पे बनाकर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, तो ये कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा, 100% आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चाहे आप इस वाले पे बना लेना, या फिर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीट वाला जो प्रोस्पेक्टस है या नीट वाला जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, तो नीट वाले ब्रोशर में भी आपका ये नीचे की तरफ लास्ट के पेजेस में होगा, ठीक है, परफॉर्मा फॉर सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो वाले का प्रिंट आउट निकाल के आप उस पर बनवा लेना। तो आप चाहे ये वाले से बनाओ या नीट वाले से बनाओ, वो वाला आपका सब जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे आप नीट का फॉर्म भर रहे हो, चाहे एम्स का भर रहे हो या अपने स्टेट का भर रहे हो, स्टेट वाले में भी आपका सेंट्रल वाला एप्लीकेबल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सेंट्रल का बना लिया तो वो पूरे इंडिया में चलेगा, चाहे आप अपनी स्टेट में लगा रहे हो या सेंट्रल के किसी भी इंस्टीट्यूट में लगा रहे हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज काफी लोगों को नहीं पता होती, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सेंट्रल वाला फॉर्मेट आपका सब जगह एप्लीकेबल रहता है, तो इससे आप डाउनलोड कर लेना। और उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी सेंट्रल वाला ही चलता है, वो स्टेट वाला नहीं चलता, ठीक है। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, अपना मतलब जो सर्टिफिकेट है वो जब रिन्यू करवाएंगे तो इस वाले फॉर्मेट के ऊपर करवा लेंगे। अभी हम ओबीसी की डेट भी देख लेते हैं, कब से कब तक का आपका चल जाता है, ठीक है। तो ओबीसी का मान लो अगर आपने पिछले साल बनाया था, मान लो लास्ट में बनाया था, साल के नवंबर दिसंबर में बनाया था, तो शायद वो अभी चल जाएगा। अभी मैं आपको उसकी डेट के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट बनाना होगा वो सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनाना होगा, स्टेट वाला जो है वो एम्स या फिर नीट में नहीं चलता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चाहे आप एम्स का दे रहे हो, चाहे आप नीट का दे रहे हो, चाहे आप पीजीआई चंडीगढ़ का दे रहे हो, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, सब जगह जो है आपका सेंट्रल वाला फॉर्मेट चलेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में। बाकी एससी एसटी में और पीडब्ल्यूबीडी में ऐसा कोई भी पंगा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए,
ठीक है। तो ओबीसी वाले ये वाला जो फॉर्मेट है 59 पेज पे ये डाउनलोड कर लेना। मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चाहो तो आप वहां से भी इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मैं जो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहां से जाके आप ये दोनों प्रिंट आउट जो है जो भी आपको चाहिए होगा वो आप निकाल लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी वालों के सर्टिफिकेट की जो डेट है वो कब से कब तक की हो सकती है, यानी कि जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये हमने ईडब्ल्यूएस का देखा था और यहां पर ये लिखा है क्राइटेरिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल। अब ध्यान रखना यहाँ पर ओबीसी जो कैटेगरी होती है उसमें दो सेक्शंस हैं, एक क्रीमी लेयर वाला रहता है और एक नॉन क्रीमी लेयर वाला रहता है। अगर आपको ये पता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से ही फिल करना होगा, ठीक है। उसमें आपको ओबीसी का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ओबीसी में एडवांटेज तभी मिलता है जब आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो। अब नॉन क्रीमी लेयर में भी इनकम का कुछ चक्कर होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस में वैसे ही नॉन क्रीमी लेयर में भी इनकम का कुछ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। जैसे अगर मान लो आप ओबीसी से आते हो तो आप अपने पेरेंट्स से इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर मान लो आपके पेरेंट्स को भी इतना ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में तो आप फिर तहसील वगैरह जाके या फिर डीएम ऑफिस जाके जो है पूछ सकते हो। अदरवाइज आपके सर्टिफिकेट में भी शायद कहीं ना कहीं लिखा होगा ये चीज, ठीक है। तो ओबीसी के बारे में ये चीज हो गई। और ओबीसी का जो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट आपका यही रहेगा, या तो एम्स वाले फॉर्मेट पे बनवा लो या नीट वाला जो ब्रोशर है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उस फॉर्मेट पे बनवा लेना। ये अगर आप बना लेते हो तो ये आपका सब जगह चल जाएगा, आपके खुद के स्टेट में भी चल जाएगा और सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे, सीयूईटी हो गया, नीट हो गया, ठीक है, एमएनएस हो गया या मान लो कोई और एग्जाम हो गया, ठीक है, तो सब जगह चल जाएगा, एम्स में भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओबीसी की डेट एक बार देख लो, बस ये आखिरी चीज है जो हमें समझनी है। तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे यहाँ पर लिखा है बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की एग्जाम डेट जैसे 3 जून थी 2023 में सपोज, तो 3 जून थी तो इन्होंने जो इशू डेट इसकी दी थी वो 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 तक दी थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिन भी एग्जाम आपका होता है, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, एम्स का या फिर बीएससी पैरामेडिकल का हो, तो जो भी आपकी एग्जाम डेट होती है उस एग्जाम डेट से ठीक 1 साल पहले तक की डेट तक अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल रहता है। यानी कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम डेट जो है वो 18 जून है, तो इसका मतलब यह है कि 19 जून 2023 से लेके 18 जून 2024 तक अगर आपका सर्टिफिकेट की डेट होगी तो वो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है। तो आपको ये चीज तो पता ही है कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो कब होता है, जून में होता है, ठीक है। हमारा जो एग्जाम है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का मोस्ट प्रोबेबली जून में होता है। वैसे इस बार शायद बीएससी पैरामेडिकल का शायद एग्जाम मेरे को याद आ रहा है वो शायद जुलाई के टाइम पर दे रखा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब तक फरवरी में प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता, कंफर्म डेट नहीं आ जाती, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या कंफर्म डेट रहेगी। तो जब फरवरी में प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें वो डेट आ जाएगी कि कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने जो सर्टिफिकेट है अभी हाल ही में बनाया है ओबीसी का, ठीक है, मान लो कि अक्टूबर नवंबर में बनाया था या दिसंबर में बनाया है अभी, ठीक है, तो आप अभी थोड़ा सा वेट करोगे। किस चीज़ का वेट करोगे? फरवरी में एम्स का प्रोस्पेक्टस आने का वेट करोगे। तो प्रोस्पेक्टस में जब डेट क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम की तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका ये वाला चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट बनाना होगा वो सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनाना होगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मान लो आप लास्ट ईयर अगर आपने मान लो सर्टिफिकेट बनाया था तो लास्ट ईयर अगर आपने एग्जाम के लिए सर्टिफिकेट बनाया होगा तो वो सर्टिफिकेट भी आपने मई जून पे बनाया होगा, तो वो शायद आपका हो सकता है चले भी या ना भी चले। वो डिपेंड करता है कि इसकी जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो उससे ही क्लैरिफाई हमको हो पाएगा, जब 100% कन्फर्म एग्जाम डेट हमको मिल जाएगी। और बाकी जिनका मान लो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो ओबीसी से बिलोंग करता है और जिनका सर्टिफिकेट मई 2023 या फिर उससे पहले का है, तो वो कैंडिडेट अभी भी अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं या उसको रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो है नीट में भी चल जाएगा, क्योंकि नीट ऐसा बोलता है, नीट जो है मतलब एनटीए जो है ऐसा बोलता है नीट एग्जाम के लिए कि आपका अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, ऐसा नीट बोलता है। क्योंकि 2023 वाले में यही क्राइटेरिया था। 2023 में जो नीट का क्राइटेरिया था वो ये था कि 1 जनवरी 2023 या फिर उसके बाद का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 2024 में भी वही सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो 1 जनवरी तो अब निकल गई, इसका मतलब ये जनवरी स्टार्ट हो गया। तो आप में से अगर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट पिछले साल मई या फिर उससे पहले बना था, तो वो कैंडिडेट चाहे तो अभी अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहते हो तो आराम से अभी वेट कर लो,
ठीक है। जब इसका प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा उसके बाद में 100% कन्फर्म जो डेट है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप चाहो तो थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में जब इसके फॉर्म आ जाएंगे तो उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी भाई कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट का यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी एग्जाम डेट के ऊपर। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हो जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं। और बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को तो 100% वेट करना ही करना है। मैंने तो उनको बोल दिया है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो है अप्रैल या फिर मई में ही बनाएंगे, और ओबीसी वाले चाहे तो अभी बना सकते हैं, लेकिन वही बनाना जिनका मई 2023 या फिर उससे पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है। वो लोग अभी चाहे तो रिन्यू करवा सकते हैं इस वाले फॉर्मेट पे, जो कि आपका सेंट्रल वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप चाहो तो मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो इस चीज़ के लिए। अगर लाइक आपका कुछ भी डाउट है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है मैं आपको दे दूंगा, शायद कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर देना, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिले, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊँ वो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है अच्छे से बनाता रहूँ। ठीक है, तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।